वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन है वो क्या होता है, 600 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सॉरी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अब यहाँ पे क्या है, टोटल जो आईआर रीजन होता है, टोटल जो आईआर रीजन होता है वो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, ये टोटल आईआर रीजन है, इसी के अंदर ये वाला रीजन आता है। ठीक है, 600 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो जो आईआर रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है फार आईआर, एक होता है मिडल आईआर। ठीक है, एक क्या होता है मिडल आईआर, थर्ड है नियर आईआर, नियर आईआर रीजन। तो ये क्या है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के यहाँ पे जो रीजन होगा वो होगा 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और जो मिडल रीजन है वो होगा 600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और इसी मिडल रीजन के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अपना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या क्या कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन होता है। और जो टोटल जो आईआर रीजन होता है 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसी के अंदर क्या होता है, एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है और एक क्या होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो इसको तो वापस दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स को किस में, दो पार्ट में। एक होता है लगभग 600 से लेकर के 450 सेंटीमीटर इनवर्स, और एक होता है 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। और ये जो वाला रीजन होता है वो होता है फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, ये होता है फिंगरप्रिंट रीजन, ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो पूछ सकता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन होता है वो कितना होगा, 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। टोटल आईआर रीजन कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो अपनी वाइब्रेशनल या स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कौन सा रीजन में होती है, मिडल आईआर के अंदर। ठीक है, और इसी जो आईआर वाला रीजन है इसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और सेकंड होता है फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन 600 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड रहेगा, इसके बीच में रहेगा। और ये 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन फॉर आईआर एक्टिव मीन्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो आईआर एक्टिव होंगे, मीन्स कौन से मॉलिक्यूल क्या देंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे। तो वे मॉलिक्यूल जिनका जो डायपोल मोमेंट है ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायपोल मोमेंट है वह जीरो नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ड्यूरिंग वाइब्रेशन के होगी क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। अब इसमें देखिए कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्यूरिंग वाइब्रेशन उनका डायपोल मोमेंट चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 के अंदर क्या होता है, इस तरीके का होता है। नॉर्मली जब इसका डायपोल मोमेंट देखा जाता है तो क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशन होंगे, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन हुआ तो इसकी बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बड़ी, और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी। ठीक है, ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो अब इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा ये आईआर
एक्टिव हो जाएगा। मीन्स इसका डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, जीरो नहीं है। लेकिन देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मीन्स ये क्या है, होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर देखिए आप, ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन, आप इसकी ये बॉन्ड लेंथ कितनी ही बड़ी कर दो, कितनी ही छोटी कर दो, हमेशा इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा, आई आर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है BF3, ये भी क्या करेगा, आई आर एक्टिव होगा, क्योंकि ड्यूरिंग वाइब्रेशन के दौरान इसका डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। मैथेन आई आर एक्टिव होगा। O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, आई आर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, इसमें देखिए पहली होती है स्ट्रेचिंग और सेकंड होती है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज्ड, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड लेंथ चेंज्ड होती है एंड बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहेगा। जैसे स्ट्रेचिंग को टू टाइप से हो सकती है, फर्स्ट है अपना सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सेकंड है अपना एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होगा, जो दो बॉन्ड हैं उनकी दोनों की बॉन्ड क्या होगी, एक साथ बढ़ेगी, एक साथ कम होगी। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, एक बढ़ रही है और एक बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग के अंदर क्या होती है कि एक होती है ऑन द प्लेन और नेक्स्ट है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसके अंदर देखिए ऑन द प्लेन के अंदर फर्स्ट है अपना सिजरिंग, सेकेंड है इसके अंदर रॉकिंग। ठीक है, और इसी के अंदर देखिए आउट ऑफ द प्लेन के अंदर पहली है अपनी ट्विस्टिंग एंड सेकंड क्या है, वैगिंग। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने अभी तक कि फंडामेंटल वाइब्रेशनल जो मोड होती हैं टू टाइप की हो जाएंगी, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, और बेंडिंग के अंदर क्या होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। सेकंड क्या पढ़ा, स्ट्रेचिंग टू टाइप की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और इसके अंदर ऑन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। ऑन द प्लेन के अंदर टू टाइप की होगी, एक सिजरिंग होगी, दूसरी रॉकिंग, जबकि आउट ऑफ द प्लेन के अंदर एक ट्विस्टिंग होगी और दूसरा वैगिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से होगी, जैसे ए बी पी, ये कोई मैंने मॉलिक्यूल लिया है जिसके अंदर क्या है, मेरे को सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो करनी है और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो करनी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होगा, ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ होंगी, ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सेम होगी। जैसे बी बी, तो ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ होंगी एक साथ बढ़ेंगी और एक साथ क्या होंगी, कम होंगी। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होगा कि ये बी है और ये क्या है, बी है। ठीक है, इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो क्या हो गई, एसिमेट्रिक हो गई, और ये क्या हो गई, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। एक साथ दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगी और एक साथ ही कम होंगी। और एसिमेट्रिक के अंदर एक साथ
तो नहीं बढ़ेंगी, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन के अंदर क्या पढ़ा कि फर्स्ट जो था अपना सिजरिंग, सिजरिंग के अंदर देखिए ए बी और ये बी दोनों एक साथ बॉन्ड, दोनों एक तरफ अंदर की तरफ आएंगे और दोनों एक बार एक साथ बाहर की तरफ, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, सीजर की तरह होगा तो इसको क्या कहेंगे, सीजरिंग। ठीक है, इस तरीके का जब वाइब्रेशन होगा तो क्या कहेंगे, सीजरिंग कहेंगे। और दूसरा क्या होगा, रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर क्या होता है कि दोनों एक साइड के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे पेंडुलम मूव करता है वॉच का, वैसे मूव करते हैं। मान लीजिए कि ये इधर मूव कर रहा तो ये भी क्या होगा इधर, जितना ये मूव किया उतना ही। लेकिन इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, पहले देखो जैसे जैसे मूव करेंगे बॉन्ड एंगल इनका चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, रॉकिंग। नेक्स्ट है अपना आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन में क्या होगा, दो टाइप की होती हैं, ए बी और बी। मीन्स ये सारे के सारे क्या है, एक प्लेन में नहीं है, ये अलग प्लेन में है, और बी और ये दोनों बी क्या है, अलग प्लेन में। तो ये क्या होंगे, एक तरफ एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे और एक साथ नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो है वो क्या कहलाएगी, वाइब्रेशनल, इसको कहेंगे वैगिंग। और मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये भी क्या है, बी। इसमें एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। इसको प्लेन, इसको मान लीजिए मैंने प्लस से दिखाया तो ये क्या होगा माइनस, मतलब ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो इस टाइप की क्या कहेंगे इसको, ट्विस्टिंग। अब देखिए नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालेंगे, 3n किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ठीक है, 3n किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होगा, वाइब्रेशनल मोड के, प्लस क्या हो सकती है, रोटेशनल मोड, और थर्ड क्या हो सकती है, ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपने को वाइब्रेशनल मोड निकालनी है, तो वाइब्रेशनल मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो क्या हो गया, 3n माइनस रोटेशनल मोड प्लस, और यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोड, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, वाइब्रेशनल मोड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें जो रोटेशनल मोड होती है वो एटम के लिए क्या होगी, एक होगा लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी, और नेक्स्ट है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी। तो जो एटम्स है उनके लिए रोटेशनल मोड क्या होगी, 0 होती है हमेशा, लीनियर के लिए 2 होगी, और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल मोड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही ट्रांसलेशनल मोड होती है, और ट्रांसलेशनल मोड होती है वो चाहे एटम हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, सभी के लिए क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, जो ट्रांसलेशनल मोड है वो सभी के लिए क्या होगी, 3 होगी। सिर्फ किसमें डिफरेंस है, रोटेशनल मोड के अंदर। रोटेशनल मोड होती है एटम के अंदर 0 होती है, लीनियर के अंदर 2 होती है, और नॉन लीनियर के अंदर 3 होती है। ठीक है, तो अब वाइब्रेशनल जो मोड का फॉर्मूला लिखा था, वाइब्रेशनल मोड इक्वल्स टू क्या हुआ, 3n माइनस रोटेशनल प्लस क्या हो गया, ट्रांसलेशनल। अब यदि ये एटम के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3n
माइनस रोटेशनल क्या होती है एटम के लिए 0 और ट्रांसलेशनल क्या होती है 3। ठीक है, इसका मतलब एटम के लिए जो टोटल मोड होंगी वो क्या हो जाएंगी, वाइब्रेशनल मोड क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखिए वाइब्रेशनल मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3n माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो 3n ट्रांसलेशनल हमेशा सबके लिए क्या होती है 3 होती है और रोटेशनल होती है वो लीनियर के लिए कितनी हो जाएंगी 2। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3n माइनस 5। ठीक है, ये किसके लिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। सेकंड देखिए नॉन लीनियर के लिए क्या होगा 3n माइनस ट्रांसलेशनल कितनी होंगी 3 और रोटेशनल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल मोड कितनी होती है 3। इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n माइनस 6। ये किसके लिए हो जाएगा नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके लिए वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, अब ये जो मोड है इनके अंदर n-1 तो क्या हो जाएंगी स्ट्रेचिंग और बाकी की जो क्या हो जाएंगी बेंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है लीनियर के लिए क्या है 3n-5 पढ़ा है अपन ने। तो 3n-5 में से n-1 क्या हो जाएंगी स्ट्रेचिंग और बाकी की जो बची हैं कितनी बची n-1 मतलब 3n में से एक n गया तो कितना हो गया 2 और -1 तो 2n-4 2n-4 क्या हो जाएंगी बेंडिंग। ऐसे ही इसी के अंदर भी यही है कि n-1 क्या हो जाएंगी स्ट्रेचिंग और बाकी 2n-5 ये क्या हो जाएंगी बेंडिंग। में पहला देखिए CO2। अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है लीनियर है। तो जैसे ये लीनियर हो जाएगा तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n-5। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है पे टोटल नंबर ऑफ एटम किस मॉलिक्यूल के अंदर कितने। तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन तो टोटल कितने हो गए 3। तो क्या हो जाएगा 3n-5 तो कितने हो जाएगा 3 × 3 - 5 तो 9 - 5 हो गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 क्या है टोटल वाइब्रेशनल मोड है। टोटल वाइब्रेशनल मोड। अब इसमें से यदि अपने को स्ट्रेचिंग देखनी है तो स्ट्रेचिंग n-1 क्या होंगी स्ट्रेचिंग होंगी। तो n- स्ट्रेचिंग होगी तो n कितनी थी अपनी 3 था। तो n-1 मीन्स 2 क्या होंगी स्ट्रेचिंग मोड होंगी और 2 ही क्या होंगी इसमें बेंडिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड देखिए अमोनिया। अमोनिया भी क्या है नॉन लीनियर है। वो क्या था लीनियर मॉलिक्यूल था, ये क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर n कितने हैं 4 है और फॉर्मूला क्या लगेगा 3n-6 तो 3 × 4 - 6 ये क्या है वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड हो गया। तो 12 - 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 6 क्या आएंगे टोटल वाइब्रेशनल मोड आएंगे। अब इसमें से अपने को स्ट्रेचिंग देखनी है और नेक्स्ट क्या देखनी है बेंडिंग देखनी है। स्ट्रेचिंग क्या होंगी n-1 3 तो क्या हो जाएंगी स्ट्रेचिंग हो जाएंगी और बाकी की जो 3 है वो क्या हो जाएंगी बेंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, और एग्जांपल मैं लिख देती हूँ आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5 SF6HF। ये सारे के सारे आप सॉल्व कीजिएगा एंड H2 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली।
नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई मॉलिक्यूल है, इधर क्या लिखेंगे अपन मॉलिक्यूल, और इधर क्या लिखेंगे उसका रीजन, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, कितने सेंटीमीटर इनवर्स पे उसकी पीक आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो कार्बोनिस कंपाउंड होते हैं वो ले लेते हैं। उसके अंदर देखिए सबसे पहला है अपना एमाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी लगभग आती है 1690 से लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी पीक आती है। ठीक है, किसकी, एमाइड की। सेकंड है कीटोन। कीटोन की लगभग 1700 से 1720 के अराउंड पीक आएगी। ठीक है, थर्ड है अपना एल्डिहाइड, और इसकी पीक कहाँ पे आएगी, 1730 से लगभग 1750 सेंटीमीटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, 1730 से कितना हो गया, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर नेक्स्ट देखिए एस्टर। एस्टर की 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। ठीक है, ये इनकी पीक है, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा आपको और उसके अंदर मान लीजिए कि कीटोनिक ग्रुप है, तो आपको उसकी पीक पूछ लेगा, तो क्या बोलोगे आप, 1700 से 1720। इस दोनों के बीच में वैरी कर सकती है। यदि इसके ऊपर कार्बोनिल जो कार्बन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो ये लगभग 1720 के अराउंड आएगी, अदरवाइज ये 1700 के अराउंड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है, टू पीक आती हैं, टू पीक। मान लीजिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ये फ्री है, तो कब, 1750 से लगभग 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आएगी। ठीक है, और यदि ये डायमेरिक फॉर्म है, डायमेरिक फॉर्म कैसे हुई, जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तब क्या होगी, इसकी 1695 से 1730 सेंटीमीटर तक इसकी पीक आएगी। मीन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री था तो 1750 से 1760 आ रही थी, लेकिन इससे कम हो गया। मतलब कम कैसे हुई, जब ये डायमेरिक फॉर्म हो गया। डायमेरिक फॉर्म कब हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अंदर देखिए लगभग 1800 से 1830 के अराउंड सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड इसकी पीक आएगी। ठीक है, 1800 से 1830 सेंटीमीटर। तो ये अपने कार्बोनिल यौगिक हो गए, जिनके अंदर क्या था कि अपन ने पीक देखी है। सबसे पहले किसकी पीक देखी है, अपन ने एमाइड की पीक लिखी है, जो लिखी है लगभग 1690 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट लिखी है अपन ने कीटोन की 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है एल्डिहाइड की 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है एस्टर की 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। और नेक्स्ट क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसके अंदर दो पीक आती हैं। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री पीक होती है तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे आएगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होगा मीन्स डायमेरिक फॉर्म होगी तो वो कम फ्रिक्वेंसी पे आएगी। और नेक्स्ट है अपना एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की पीक लगभग 1800 से 1830 सेंटीमीटर, सबसे हाईएस्ट पीक होती है इसकी एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट देखिए NH एंड OH स्ट्रेचिंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर NH स्ट्रेचिंग हो और OH स्ट्रेचिंग हो, उनके अंदर क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी लगभग 3200 सेंटीमीटर से लेकर के 3700 सेंटीमीटर इनवर्स तक आएगी। ठीक है, 3200 से 3700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। और हमेशा जो न्यू होती है वो सिमेट्रिकल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, एसिमेट्रिकल की फ्रीक्वेंसी से
कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए फिर CH। तो ये वाली जो स्ट्रेचिंग है ये कितनी आएगी, लगभग 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है एल्केन के कार्बन है और ये वाली स्ट्रेचिंग CH स्ट्रेचिंग एल्केन के अंदर इन एल्केन। ठीक है, ये लगभग आती है अपनी 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कितनी, 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट होगी अपनी एल्किन के अंदर CH स्ट्रेचिंग जो लगभग कितनी आएगी, 3000 से 3150 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। तो नेक्स्ट क्या है अपनी डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग, ये 3000 से लगभग 3150 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है इसकी पीक। नेक्स्ट है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पीक है C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है या C ट्रिपल बॉन्ड O हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग हो सकता है, C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग हो सकता है, C डबल बॉन्ड C O स्ट्रेचिंग होता है, कीटीन हो गया, एलिन हो गया, इन सब के अंदर। तो इनकी जो पीक आती है वो होती है लगभग 2000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 2350 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पीक है, कार्बोनिल के अंदर पूछा जाता है। ठीक है,